अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री का यूनिट नंबर आई थिंक 7 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम? यहाँ इंपॉर्टेंट्स जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को, उन सबको डिस्कस करेंगे। केसी क्या होता है, उसके बाद केसी का केपी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स होता है, उसके बाद जो केसी फाइंड करने के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम सारे मेथड्स को यूज करेंगे। मैं बताऊं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम वर्ड्स क्या होता है। देखिए, दो टाइप के क्या होते हैं कि इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 2 होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं? एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट के अंदर मौजूद होता है। ये मार्क करें ना, इस मार्कर को मैं इस साइड से 5 न्यूटन का फोर्स दूं तो ये इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इस तरफ से भी मैं इसको 5 न्यूटन का फोर्स दूं, दोनों तरफ से, मतलब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से सेम टाइप का फोर्स दिया, तो ये क्या करेगा कि एक रेस्ट के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग से नहीं होगी। तो हम इसको नाम देते हैं, इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है कि अगर हमारे पास कोई भी बीकर है, जिस बीकर में वाटर क्या है कि 100 मिलीलीटर का वाटर ऐड हमने किया हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ड्रॉप फॉर्म में वाटर ऐड कर रहे हैं। एक होल कर दिया जिसमें ड्रॉप फॉर्म में वाटर ऐड कर रहे हैं, और नीचे से भी हमने उसको होल कर दिया, तो जितना वाटर इन हो रहा है उतना ही वाटर आउट हो रहा है। तो उस बीकर के अंदर जो वॉल्यूम होगा ना, वो डेल्टा वी क्या होगा कि 0 होगा, क्योंकि जितना इन हो रहा था उतना ही क्या हो रहा था कि आउट हो रहा था। उस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं, किसका? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो चलता फिरता इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है लेकिन चेंजिंग्स 0 होती है क्वांटिटी के अंदर, कंसंट्रेशन के अंदर। आप उसको नाम देते हैं, किसका? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। ये सारे पॉइंट्स मैं बोर्ड पे बाद में लिखता हूं, लेकिन जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं पहले वाली पॉइंट्स का, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक है, बच्चों वाली पॉइंट्स। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिस इक्विलिब्रियम में, जैसे आप आइस को कन्वर्ट करते हैं वाटर में, वाटर को कन्वर्ट करते हैं आइस में, एक ऐसा स्टेट आ जाए जिस स्टेट में लिक्विड भी एग्जिस्ट करे और वाटर आइस भी एग्जिस्ट करे, क्रिस्टल फॉर्म वाला। 0 सेल्सियस के बाद जो 1 सेल्सियस आता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंपोजिशन सेम रहे। आप ऐसा समझे कि मैंने क्या किया कि H2O ये आइस था, वाटर था, तो उसके बाद इसमें से ये हमारे पास क्या है कि आइस है। आइस का भी फार्मूला H2 होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है कि H2 होता है लिक्विड का। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। यहां पे भी कंपोजिशन सेम, यहां पे भी कंपोजिशन सेम। आप इसको नाम देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंपोजिशन चेंज हो जाए। आप उसको नाम देते हैं, किसका? केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है कि एक रिएक्शंस होता है, जिस रिएक्शंस को हम नाम देते हैं, किसका? रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन जो होता है, हम उसको नाम देते हैं, किसका? इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स, व्हाट इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम कहते हैं कि दोज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच क्या होता है कि जिन रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास दोज रिएक्शंस इन विच बोथ डायरेक्शंस अकर, कि जिस रिएक्शंस में दो डायरेक्शंस क्या होते हैं कि रिएक्शंस अकर करता है, हम उसको नाम देते हैं, किसका? रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। कौन से दो डायरेक्शंस? एक रिएक्टेंट कन्वर्ट्स होता है किसमें? प्रोडक्ट में, तो उसको हम नाम देते हैं, किसका? फॉरवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। जब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट्स हो जाए रिएक्टेंट्स में, हम उसको नाम देते हैं, किसका? बैकवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। जिस रिएक्शंस में ये दोनों डायरेक्शंस होंगे, आप उसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे आइस कन्वर्ट्स होता है वाटर में, वाटर कन्वर्ट्स होता है किसमें? आइस में। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाता है। अब वो रिएक्शंस हमारे पास दोज रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस? वो रिएक्शंस इन विच, जिसके अंदर ओनली 1 डायरेक्शंस होगा। कौन सा? ओनली 1 डायरेक्शंस मौजूद होगा, आप उसको नाम देंगे, किसका? इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देंगे। कौन सा? जैसे कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स हो जाए किसमें? प्रोडक्ट में, पूरा का पूरा। जैसे आप पेज को जलाते हैं, हीट देते हैं, बर्न करवाते हैं, राख बन जाता है, वो राख दोबारा पेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
आप उसको नाम देते किसका, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में जस्ट वन डायरेक्शंस होता है। कौन सा डायरेक्शंस होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है उसमें, और दूसरा कोई भी डायरेक्शंस नहीं होगा, जस्ट वन होता है। आप इन रिएक्शंस को सिंगल, इस जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं आप इनको डबल एरो के साथ क्या करते हैं कि शो करवाते हैं, ये डबल एरो के साथ शो होते हैं। ये जो रिएक्शंस हमारे पास होता है ये शोज विथ किसके साथ, ये शोज होता है सिंगल एरो के साथ शो होता है, और सिंगल एरो को हम नाम देते हैं किसका, एज हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल, इट डज नॉट कंप्लीशंस, ये वो रिएक्शंस हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, आप उनको नाम देते हैं किसका, रिवर्सिबल का। जो हमारे पास ये होते हैं इट डज कंप्लीशंस, ये वो रिएक्शंस हैं जो क्या हो जाते हैं कि कंप्लीट हो जाते हैं, कि ये क्या होते हैं कि कंप्लीशंस रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट नहीं होता, आपको ऐसे लगता है कि प्रोडक्ट्स बन चुका है लेकिन रिएक्शंस हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये खत्म होगा कब नहीं होगा। ये रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो बिल्कुल स्लो रिएक्शंस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट्स में और कब कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट्स एक रिएक्टेंट्स के अंदर। बिल्कुल हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है कि N2 को हम कन्वर्ट करते हैं 3H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। कौन सी, एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शंस के प्रोडक्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बने या कार्बन मोनोऑक्साइड बने, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे। अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास है उस प्रोडक्ट में पीपीटी की फॉर्मेशन हो, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये रिएक्शंस हमारे पास जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जो रिएक्शंस हमारे पास आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। जो रिएक्शंस हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। बाकी के अलावा जो भी हमारे पास रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कहलाते हैं कंबशन, और कंबशन रिएक्शन सारे के सारे हमारे पास कौन से होते हैं, एक इरिवर्सिबल होते हैं। इनके अलावा जो भी रिएक्शंस हमारे पास होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे। तो ये पॉइंट्स आप नोट करें, इन पॉइंट्स को बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन को हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं, या आप कंडीशंस भी कह सकते हैं कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस होगी कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि कंडीशंस फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस होती है। नंबर 1 पॉइंट के हिसाब से आपको समझा दूंगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा तब एग्जिस्ट करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास कब एग्जिस्ट करेगा कि इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब हमारे पास क्या होता है कि विद रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस, के रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास होता है वो बिकम इक्वल होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन जब हमारे पास क्या होगा कि बिकम इक्वल होगा, किसके बिकम इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बैकवर्ड डायरेक्शंस के, उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल पॉइंट के साथ समझे कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, उस वक्त ये 5 सेकंड्स लगा रहा है, टाइम जो इन्होंने लगाया वो 5 सेकंड्स लगाया। प्रोडक्ट्स कन्वर्ट्स और रिएक्टेंट्स में उस वक्त भी ये 5 सेकंड्स लगाएगा, तो आप इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, अगर दोनों का रेट बराबर है तो। नंबर 2 कंडीशंस, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ओनली एग्जिस्टिंग, ये जस्ट एग्जिस्ट करता है किसमें, ओनली एग्जिस्ट इन द क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, ये क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये ओपन कंटेनर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर पॉइंट्स 3 जो होती है, जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा तब एग्जिस्ट करेगा कि ओनली एग्जिस्ट
एग्जिस्ट उस कंडीशंस में, किस कंडीशंस में, जब आप प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, कंसंट्रेशंस को कांस्टेंट रखते हैं। जब आप इन चीजों को कांस्टेंट्स रखेंगे तब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। डायनामिक इक्विलिब्रियम को आप अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को चेंज करें, डायनामिक इक्विलिब्रियम आसानी से चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपको रिएक्टेंट्स चाहिए, जस्ट यहाँ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप ये कंडीशन अप्लाई करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो बाद में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें रिएक्टेंट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उस वक्त मैं आपको बताता हूं। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द केसी। केसी हमारे पास क्या होता है, देखें एक पॉइंट्स आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास केसी होता है ना, क्वेश्चन होता है व्हाट इज द केसी, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होता है। केसी हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन होता है कि केसी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी। देखिए केसी का यूनिट हमें तब पता चलेगा जब हमें ये मालूम हो कि केसी हम किस फॉर्म में हम लेते हैं। तो एक पॉइंट्स आपको बताता हूं जिसको हमने नाम देते हैं किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम देते हैं, मास एक्शन का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इन्होंने कहा था कि द हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास होता है, कौन सा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ। किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, कि जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड होती है ना, वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। मतलब कि द रेट ऑफ, आप सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मैंने रिएक्शंस करवाया है N2 को प्लस में 3H2 के साथ रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट्स बन रहा था 2NH3 अमोनिया बन रहा था। जो हमारे पास है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से और ये बैकवर्ड डायरेक्शन से। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड करूं कि प्रोडक्ट्स कितनी ज्यादा स्पीड में बन रहा है, आप कहें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास को ब्रैकेट में शो करते हैं किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। आगे बताता हूं एक्टिव मास क्या कहलाता है। आप N2 यहां पे रखेंगे, इसके साथ जो नंबर होता है वो पावर में रखते हैं, कुछ भी नहीं है तो सिंपल छोड़ देंगे, और ये H2 यहां पे रखेंगे और ये 3 नंबर था तो 3 आपने पावर में रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 इन्होंने कहा कि जो हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। कि ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमोनिया के। अमोनिया के साथ जो नंबर 2 है वो आप मोल, मतलब ये जो एटम्स को शो कर रहा है ये पावर में होता है NH3 और पावर क्या होगा 2 होगा। इक्वेशन नंबर 2 आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप इन दोनों को मिला के कंबाइन करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब आप ऐसे समझिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तब क्या करता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स डायरेक्टली साइन को हटाकर हम क्या रखते हैं, केसी लगा देते हैं, और ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट और नीचे रखते हैं हम क्या, रिएक्टेंट्स रखते हैं। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, इसको भी एक्टिव मास में, इसको भी आप क्या करें, एक्टिव मास में लगा दें। उसके बाद ये जो आप करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल्स केसी, और ये ऊपर आप रखेंगे प्रोडक्ट्स अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल से, और ये 2 लगाएंगे, नीचे आप रखेंगे N2 प्लस में ये 3H2 जो हमारे पास है वो H2, और पावर में क्या होगा कि 3 हो जाएगा। आप इसको नाम देते हैं किसका, एज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस का। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या कहलाता है, एक्टिव मास को ब्रैकेट में हम क्या करते हैं कि रखते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, ये वो मास होता है जो मास कन्वर्ट होता है, जो मास कन्वर्ट होता है किसमें, इन प्रोडक्ट फॉर्म में या रिएक्टेंट फॉर्म में। आप ऐसा समझे, अगर ये हमारे पास 3 मोल्स हैं और ये हमारे पास क्या है कि 4 मोल्स हैं, नाइट्रोजन के 3 मोल्स में से अमोनिया जो बन रहा है वो जस्ट 2 मोल्स बन रहा है, नाइट्रोजन के 3 मोल से। तो इसका जो 1 मोल होगा ना,
वो तो एक्टिव नहीं हुआ ना। एक्टिव मास जस्ट वो होता है जो कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। आपके पास एक 50,000 थाउजेंड्स पड़े हुए, उनमें से 20,000 आपके हैं, 30,000 किसी और दोस्त के हैं। जब आपका कोई भी काम होगा तो आप अपने पैसे खर्च करेंगे, किसी दोस्त के पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो आपके लिए काम के कौन से पैसे हो गए जो आपके अपने पैसे थे, 20,000 या 10,000। तो आपके लिए एक्टिव मास वो होगा जो आप यूज करेंगे। यहाँ पे एक्टिव मास वो होता है जो रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करता है रिएक्टेंट्स में। जो वेस्ट में होता है हम उसको एक्टिव मास नहीं कहते। एक्टिव मास जस्ट वो होता है जो कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्टिव मास को हम शो करते हैं किसमें, कंसंट्रेशन में शो करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है C इज इक्वल्स N/V। N/V किसका फार्मूला है, मोलरिटी का फार्मूला है। मतलब कि हम इसको यूज करते हैं मोलरिटी में, हम इसको यूज करते हैं। अब आप इसी में से यूनिट बता सकते हैं केसी का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, जो मैंने यहां पे लिखा था कि केसी का यूनिट्स क्या होता है। केसी का यूनिट्स एक हमारे पास होता है कंसंट्रेशंस। किसकी कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की। जैसे कि अगर हम इसका यूनिट्स बताएं तो हम केसी इज इक्वल्स क्या लिखेंगे, ऊपर ये कंसंट्रेशन रखेंगे एक्टिव मास में, पावर में क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन हम रखेंगे, और ये 1, और ये H2 की कंसंट्रेशन रखेंगे कंसंट्रेशन, और पावर में क्या है कि 3 है। एक कंसंट्रेशन में किनसे, एक कंसंट्रेशन, बाकी क्या बची 1 में कंसंट्रेशन जो हमारे पास बच रही है इसमें से 2 बचेगी, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगी। इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये कंसंट्रेशन -2 हो जाएगा, ये यूनिट्स हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि ये कंसंट्रेशन बराबर होती है N/V के। अगर हमारे पास ये N/V के बराबर है तो हम Kc इज इक्वल्स कहेंगे कि N मींस मोल, ये हमारे पास क्या होता है कि मोल होता है, और अपॉन में V वॉल्यूम का यूनिट्स क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट्स होता है डेसीमीटर क्यूब होता है। यहाँ Kc इज इक्वल्स मोल और अपॉन में लीटर आप यूज करेंगे। अगर आप इस लीटर को ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो लीटर इनवर्स डेसीमीटर माइनस का क्यूब हो जाएगा। ये यूनिट्स होता है केसी का। लेकिन अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, कौन सी पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट्स, जो केसी का यूनिट होता है वो यूनिट डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स करेगा। ये डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब कि हर इक्विलिब्रियम का यूनिट फिक्स नहीं होता, हर इक्विलिब्रियम का यूनिट जो होता है वो चेंज होता रहता है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस का। जैसे कि इसका यूनिट्स हुआ कि जो यहाँ पे हो रहा था कंसंट्रेशन माइनस इनवर्स हो रहा था, मतलब कि मोल, उसके बाद मोल इनवर्स और डेसीमीटर माइनस में 6 हो जाएगा, यूनिट चेंज हो रहा था। हर इक्विलिब्रियम का यूनिट्स क्या होता है कि चेंज होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं उस वक्त केसी का यूनिट कोई भी नहीं होता। आप सिंपल समझे, जब डेल्टा N इज इक्वल्स 0 होगा उस वक्त केसी का नो यूनिट्स, केसी का कोई भी यूनिट्स नहीं होगा, केसी का यूनिट्स नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि H2, ये एक हमारे पास इक्वेशन से कौन सी, H2 को रिएक्शंस करवाया I2 के साथ, प्रोडक्ट्स बन रहा है 2HI बन रहा है, कौन सा, ये बन रहा है। अब इसका यूनिट्स कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आप देखें ना Kc इज इक्वल्स, आप ऊपर प्रोडक्ट्स रखेंगे तो ये HI और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, नीचे ये हमारे पास H2 और ये क्या रखेंगे I2 रखेंगे। अगर हम इनको Kc के हिसाब से रखें इक्वल्स, आप ऊपर रखें मोल, मोल और पर में डेसीमीटर क्यूब, पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे ये हमारे पास मोल और ये डेसीमीटर क्यूब और पावर में भी 1 है, और ये इसका I2 का भी मोल और पर ये डेसीमीटर क्यूब, और ये 2 डेसीमीटर क्यूब, एक इसमें कैंसिल एक इसमें कैंसिल। जवाब क्या होगा 0, नो यूनिट्स, इसका कोई भी यूनिट्स नहीं होगा। जब डेल्टा N इज इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पे भी 2 मोल्स, यहाँ पे भी 2 मोल्स, 2 में से 2 जवाब 0, जब 2 मोल्स में से 2 मोल्स जाएंगे जवाब 0 होगा, उस वक्त यूनिट्स केसी का कोई भी नहीं होता। जो केसी का यूनिट्स तब होता है जब हमारे पास डेल्टा N डज नॉट 0 होगा, उस वक्त केसी का यूनिट्स 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये जो केसी होता है ना, ये केसी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। केसी का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर पर नहीं, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, कोलेंट्स बढ़ जाती है। कोलेंट्स बढ़ जाएगी
तो स्पीड बढ़ जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स बढ़ जाती है कि आपके लिए क्या हो कि आपकी एनर्जी कम होगी, थके हुए होंगे, आप काम आस्ता 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 स्लो करेंगे, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं से आपको प्रेशर होगा अम्मी अबू से, आप काम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, जल्दी में अपने गोल पे पहुंचेंगे। केसी का यूनिट्स, केसी का जो वैल्यू होता है, केसी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो केसी होता है ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता। सॉरी, हाँ, केसी का वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड्स नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड्स नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करेगा। जैसे एक बीकर 1 लीटर है, उसका केसी का वैल्यू आपको पता था, 2 लीटर से वाटर ऐड करें उसकी भी केसी की वैल्यू सेम होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स होती है ना, तो 1 लीटर की भी 100 सेल्सियस, 2 लीटर की भी 100 सेल्सियस, केसी का वैल्यू भी सेम होता है, लेकिन जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पे करता है। अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी मेजर द केसी, केसी मेजर कैसे करेंगे। हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स आसान में से आसान होते हैं, एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं, एक पास्ट का क्वेश्चन, दोनों पास्ट के हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। कौन से? एक तो सिंपल कंसंट्रेशन देता है, तो आप प्रोडक्ट्स को रिटर्न के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास केसी फाइंड हो जाता है। दूसरा, इनिशियल कंसंट्रेशन से देकर हमसे केसी पूछता है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देकर फाइनल कंसंट्रेशन देकर हमसे क्या करता है कि केसी पूछता है। दोनों तरीके बताता हूँ, ऊपर वाला भी वही है, नीचे वाला भी हमारे पास वही तरीका मेथड जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखें, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, केसी इज इक्वल्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंस, एक्टिव मास हम इनको क्या करते हैं कि फिल करते हैं। ये पीसीएल हमारे पास 3 और पावर 1 और ये Cl2 और ये हमारे पास हो जाएगा नीचे पीसीएल 5, तो पीसीएल 5 Cl के साथ 5, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ पीसीएल 5 वाज हीटेड इन 12 डेसीमीटर क्यूब वेजल्स। एक हमारे पास वेजल्स है, जिस वेजल्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या है कि 12 डेसीमीटर क्यूब क्या है कि वॉल्यूम है 825 250 सेल्सियस पे। टेम्परेचर यहाँ पे किसी काम का नहीं होता। ये इक्वेशन हमारे पास है। एट इक्विलिब्रियम द वेजल्स कंटेन 0.21 हमारे पास मोल किसके, PCl5 के। मतलब कि ये आपको 0. जो मोल दे रहा है वो 20 मोल्स दे रहा है। उसके बाद 0.30 मोल्स आप PCl5, इसके 0.30 मोल्स हमारे पास मिले हुए हैं, एंड 0.30 ये 32 मोल्स आप किसके, Cl2 के। कैलकुलेट द केसी, आप केसी फाइंड करके दे। देखिए, मैंने कहा था ना कि आपको कंसंट्रेशन देगा। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, केसी इज इक्वल्स n अपॉन में v। आप इसको आसानी से क्या करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे। कौन सा, कि PCl5 की जो मोल्स दिए हुए हैं, कौन से n मिला हुआ है, वॉल्यूम भी मिला हुआ है हमें, तो PCl5 जो हमारे पास है वो है 0.21 हमारे पास है, 0.21 ये मोल है। आप इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा। PCl5 जो हमारे पास PCl3 है, इसकी 0.32 है, तो आप इसको भी 12 के साथ डिवाइड करेंगे। PCl हमारे पास ये जो Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है कि 0.32 है, आप इसको भी क्या करेंगे, 12 के साथ डिवाइड करेंगे जो हमारे पास। तो देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास PCl5 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.0175 क्या होगा कि मोलरिटी मिलेगी, ये मिलेगी। 0.32 को आप 12 के साथ डिवाइड करें, 0.026 क्या मिलेगी, मोलरिटी मिलेगी। ये भी सेम 0.026 मोलरिटी आपके पास ये मिली। अब आपको पता है कि Kc इज इक्वल्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में क्या है, PCl5 और Cl2। आपको यहाँ पे ये मिला कि PCl5 की कितनी क्वांटिटी मिली है, PCl3 की, तो 0.026 से 0.026 मोलरिटी रखा। उसके बाद सेम 0.026 मोलरिटी हमने ये रखा। रिएक्टेंट्स में किसकी है, 0.0175 है, 0.0175 हमारे पास ये। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास जवाब आएगा इसका 0.Kc इज इक्वल्स 0. हमारे पास 0.30, ये हमारे पास क्या होगा कि इसका Kc का यूनिट्स आ जाएगा। सिंपल होता है कि आप क्या करें कि इसको डिवाइड करें, सिंपल आसान, कि प्रोडक्ट्स को अपॉन में रिएक्टेंट्स के। अगर आपको डायरेक्ट मोलरिटी दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है, फिर आप जस्ट प्रोडक्ट्स को ऊपर रखें, रिएक्टेंट्स को नीचे रखें, Kc आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये टफ होता है, कौन सा, कि इनिशियल कंसंट्रेशन देकर हमसे Kc पूछता है। क्वेश्चन है when 0.20 moles of the H2
react with 0.15 moles of the iodine are heated 273 Kelvin until equilibrium established. The equilibrium mixture contains 0.26 mole of the H2 hydrogen iodide. Calculate the Kc. देखें इसमें आप यूज करते हैं आइस टेबल. कौन सी टेबल? आइस टेबल हम यूज करते हैं. कौन सी? कि आप इक्वेशंस लिखें H2 प्लस में I2 और प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है? 2HI बन रहा है. ये प्रोडक्ट्स बन रहा है. इसमें आइस टेबल हम यूज करते हैं. I का मतलब इनिशियल, C का मतलब कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन, E का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. ये चेंज इन कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से. नंबर 1 पॉइंट्स. इनिशियल कंसंट्रेशन हमें कौन सी मिली है? वेन 0.20 मोल्स. आप रखेंगे 0.20 मोल रखेंगे. किसके साथ? 0.15 के साथ. आप रखेंगे 0.15 के साथ. इनिशियल कंसंट्रेशंस में ये जीरो होगा क्योंकि आपने रिएक्शंस करवाया, वो अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं बना, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है कि जीरो है फिलहाल. चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है कि बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हो बन रहा होता है इनिशियल में. तो ये -x, ये भी -x, ये +x आप रखेंगे. अब कितनी चेंज इन कंसंट्रेशन सर, वो आपको पता चलता है इसमें से. जो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें से माइनस होगा. क्या माइनस होगा? x माइनस होगा. x क्या माइनस होगा? जो बन रहा है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें से x माइनस होगा. किसमें से? 0.20 में से x को माइनस करेंगे. x हम आगे जाके फाइंड करते हैं. आप इसमें से 0.15 में से माइनस करेंगे x. आप इसमें से कितने हमारे पास हैं कि इसमें से अगर हमें x का वैल्यू मिल जाए, फिलहाल हमारे पास क्या है कि ये x की जगह पे आप यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 हमारे पास क्या है कि मोल्स हैं. ये चीज हमारे पास है. अगर हमें 2x इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे ये मिला हुआ था कि 0.26 मिला हुआ था, कंसंट्रेशन इसकी मिली हुई थी, इज इक्वल्स x फाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूं कितने कोएफिशिएंट से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में 2 है. 2x हमारे पास है. ये क्या है कि 2x. 2 को यहां पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 0.13 होगा. ये x का वैल्यू है. ये क्या है? x का वैल्यू हमें मिला हुआ है. इस वैल्यू को 0.13 को आप पुट करते जाए किसकी जगह पे? x की जगह पे आप पुट करते जाए कि यहां पे आप पुट करेंगे 0.13, यहां पे आप पुट करेंगे 0.13, यहां पे आप पुट करेंगे क्या? 0.13 आप पुट करेंगे कि ये आप पुट करेंगे. तो इसमें से हमारे पास 0. क्या था? 26 था. ये वैल्यू मिला हुआ था. 0.20 से 0.13 अगर माइनस करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 0.7 आएगा. 0.15 में से 0.13 माइनस करेंगे 0.2 आएगा. 0.26 से 0.13 को माइनस करेंगे तो जवाब कितना आएगा? हमारे पास 0.13 आएगा. 0.13 हमारे पास ये जवाब आएगा. अब इस इक्वेशंस को आपने क्या करना है कि पुट करना है किसके अंदर? जो हमारा एक्चुअल क्या है कि Kc इज इक्वल्स ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है कि H2 है, H हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड, पावर क्या है कि 2 और नीचे में H2 और इसका I2 ये है. अब आप इसकी जगह पे आप इसको क्या करेंगे कि पुट करेंगे. ठीक है, अब आप इसको पुट कर सकते हैं आसानी से कि Kc इज इक्वल्स ये हो जाएगा HI का हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.26, पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और जो हमारे पास ये है कितना इसमें से मिला? 0.7 मिला. 0.7 और इसका कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा. दिस इज द हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होगा. इसमें से जो जवाब हमारे पास आएगा 26 का आप स्क्वायर निकालें, इसको डिवाइड करें 0.7 0.2 से, तो जो जवाब हमारे पास होगा वो क्या होगा कि Kc होगा. तो ये सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि न्यूमेरिकल्स में एक इनिशियल्स हमारे अलग होते हैं, बाकी जो डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन देकर आपसे पूछता है कि Kc इसका फाइंड क्या होगा तो आप डायरेक्ट उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आप आइस टेबल क्या करेंगे यहाँ पे यूज लाजमी करेंगे. फर्दर हम क्या करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के 4-5 न्यूमेरिकल्स जो जैसे जो पास में से आए हम उनको सॉल्व करते हैं. अब हम चलते हैं कि Kc का Kp के साथ रिलेशनशिप क्या होता है.